गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 12। है ना। अभी तक हम 11 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 12वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। है ना। है ना। तो चलिए फिर देर किस बात की है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 14। है ना। आज हम उदाहरण नंबर 14 पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। है ना। अभी तो हम पिछले भाग में हमने उदाहरण नंबर 11, 12, 13 पढ़े थे। आज हम उदाहरण नंबर 14 का हल देखेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। इसके उपरांत हम बेस प्रमेय, जिसे हम बेस थ्योरम कहते हैं, जो कि आपकी पुस्तक में 13.5 में दी हुई है, इस पर चर्चा करेंगे और इसे समझेंगे। अंततः हम एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, है ना, एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन कैसे होता है, जिसे हम पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 13.5.1 में दी हुई है ना। तो चलिए फिर देर किस बात की है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 14। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। है ना। इसकी प्रायिकता क्या है, वन माइनस, ये क्या कह रहे हैं, यदि ए घटना और बी घटना स्वतंत्र है ना, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता वन माइनस पी ए डैश डॉट पी बी डैश हो। है ना। अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो ए या बी में से न्यूनतम एक, है ना, न्यूनतम एक, दोनों भी हो सकती है सिर्फ, या फिर कम से कम एक, है ना, एक से कम नहीं हो सकती। है ना। ए और बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए, वन माइनस पी ए डैश। पी ए डैश क्या होता था, देखो, वन माइनस पी ए को हम पी ए डैश लिखते हैं, है ना, गुणा पी बी डैश। है ना। और पी बी डैश क्या होता है, वन माइनस पी बी को पी बी डैश लिखते हैं। है ना। तो हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है ए या बी में से न्यूनतम एक के होने का। है ना। ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता क्या होगी, ए यूनियन बी की प्रायिकता। है ना। अगर ए हुआ, है ना, न्यूनतम ए हुआ ना, अगर ए हुआ तो बी शून्य होगा। है ना। तो भी उनका हम यूनियन करेंगे तो सिर्फ ए आएगा। अगर बी हुआ और ए शून्य हुआ तो उनका भी हम यूनियन करेंगे तो क्या, बी आएगा। है ना। अगर ए और बी हुआ, है ना, न्यूनतम की बात हुई थी, अगर ए और बी दोनों हुए, है ना, तो उनका यूनियन आ जाएगा। इसलिए पी ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता, है ना, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता क्या होगी, ए यूनियन बी की प्रायिकता होगी। है ना। देखो, अब हम पी ए यूनियन बी को कैसे लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। है ना। पी ए यूनियन बी मतलब ए घटना और बी घटना, इन दोनों में जो कुछ भी है सब कुछ। है ना। तो ए घटना और बी घटना, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, ए घटना की प्रायिकता प्लस बी घटना की प्रायिकता। है ना। ए घटना की प्रायिकता प्लस बी घटना की प्रायिकता। है ना। अगर आप वेन रेखा के हिसाब से देखो कि मान लो ये ए घटना है और ये बी घटना है ना, तो ये पूरी जो होगा, है ना, ये हो गया पी ए यूनियन बी। है ना। इसमें से हम बीच का इंटरसेक्शन वाला भाग, है ना, जो ए में भी है और बी में भी है, हम उसे दो बार तो गिनेंगे नहीं, है ना, तो हम एक बार गिन लेंगे, है ना, और एक बार उसे बाहर कर लेंगे। इसलिए पी ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया ना। ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या होगी, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। है ना। तो देखो, पी ए की घटना की प्रायिकता प्लस बी घटना की प्रायिकता माइनस, अब अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है ना, तो इसका सूत्र क्या था, है ना, अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए घटना का गुणनफल, मतलब ए और बी घटना की प्रायिकता का गुणनफल ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता के बराबर होगा। है ना। तो ये जो पी ए इंटरसेक्शन बी है ना, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है, ये किसके बराबर होगी, ए घटना की प्रायिकता गुणा बी घटना की प्रायिकता। है ना। क्यों, क्योंकि ए घटना और बी घटना क्या है, स्वतंत्र है ना। अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं ए और बी तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए डॉट पी बी के। है ना। तो यहाँ पे हमने पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह पी ए गुणा पी बी लिख दी। है ना। तभी क्या होगा, ए घटना की प्रायिकता प्लस बी घटना की प्रायिकता प्लस माइनस, देखो, ए घटना की प्रायिकता प्लस बी घटना की प्रायिकता माइनस पी ए डॉट पी बी। है ना। ये हो गया। तो अब देखो, पी ए प्लस पी बी, है ना, हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ से पी बी कॉमन ले लिया। है ना। पी बी क्या किया, बी घटना की प्रायिकता इसमें भी थी और इसमें भी थी, तो इसे हमने कॉमन ले लिया। तो कितना आएगा, पी ए प्लस पी बी, है ना, पी बी यहाँ से हमने कॉमन ले लिया,
तो क्या 1 माइनस, है ना, पी बी यहाँ से हट जाएगा, पी है ना। तो ये क्या गया, ए घटना की प्रायिकता प्लस बी घटना की प्रायिकता और ब्रैकेट कोष्टक के अंदर 1 माइनस ए घटना की प्रायिकता, है ना। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसे हम पी ए का पी ए आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, पी ए मतलब ए घटना की प्रायिकता प्लस बी घटना की प्रायिकता और ये कोष्टक के अंदर जो 1 माइनस पी ए था, इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश लिख सकते हैं, है ना। हमने बताया था कि पी ए डैश क्या होता है, 1 माइनस पी ए क्या होता है, 1 माइनस पी ए डैश, है ना। तो 1 माइनस पी ए को मतलब ए घटना की प्रायिकता को जब एक से, है ना, एक से घटाएंगे तो क्या होगा, पी ए डैश आएगा, है ना। तो अभी क्या हुआ, पी ए प्लस पी बी डॉट पी ए डैश, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे देखो। ऐसे ही पी ए क्या होता है ना, जैसे पी ए डैश क्या होता है, 1 माइनस पी ए होता है, वैसे ही पी ए होता है वह भी 1 माइनस पी ए डैश होता है ना। पी ए डैश मतलब एक के अतिरिक्त सब कुछ, है ना। पी ए डैश मतलब ए के अतिरिक्त सब कुछ। तो पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश के अतिरिक्त सब कुछ, है ना। और पूरा प्रतिदर्श को हम क्या एक लेते हैं, है ना। तो पी ए क्या होगा, 1 माइनस पी ए डैश होगा प्लस पी बी गुणा पी ए डैश, है ना। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस और पी ए डैश जो है इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो हम पी ए डैश को कॉमन ले लेंगे। तो क्या है, 1 माइनस पी ए डैश, इसे हमने कॉमन लिए, तो आएगा 1 माइनस पी बी, है ना। माइनस पी हमने कॉमन ले लिया है ना। तो कोष्टक के अंदर क्या आएगा, 1, है ना। इसका एक आएगा माइनस पी बी, है ना। ए डैश यहाँ से इसको हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। तो क्या आएगा, 1 माइनस पी ए डैश कोष्टक के अंदर 1 माइनस पी बी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया है ना। चलो फिर आगे देखते हैं। तो 1 माइनस पी डैश और हम 1 माइनस पीवी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, देखो पीवी डैश को हम 1 माइनस पीवी लिख सकते हैं ना, है ना। तो 1 माइनस पीवी क्या हो जाएगा, पीवी डैश हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या है, 1 माइनस पी डैश गुणा पीवी डैश। और यही हमें यहाँ पे स्पष्ट करना था कि ए और बी अगर स्वतंत्र घटना है तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस पी डैश डॉट टीवी डैश होगी, है ना। तो इसके हमने क्या किया, पहले पी ए यूनियन बी निकाला, है ना। उसको हमने ए और बी घटना के रूप में तोड़ा। तो ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। फिर हमने पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए डॉट पी बी के रूप में लिखा, क्यों, क्योंकि ए और बी घटना स्वतंत्र है ना। उसके बाद हमने पी बी को कॉमन लिए, पी ए प्लस पी बी और कोष्टक के अंदर 1 माइनस पी, है ना। फिर हमने 1 माइनस पी ए को पी ए डैश लिख दिया, तो है पी ए प्लस पी बी डॉट पी ए डैश, है ना। फिर हमने पी ए को 1 माइनस पी ए डैश लिख दिया, तो है 1 माइनस पी ए डैश प्लस पी बी और गुणा में पी ए डैश। फिर हमने 1 माइनस और पी ए डैश को कॉमन ले लिया, तो कोष्टक के अंदर आया 1 माइनस पी बी और हमने फिर 1 माइनस पी बी को पी बी डैश कह दिया। तो हमारा उत्तर आया 1 माइनस पी ए डैश डॉट पी बी डैश। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये समझ आ गया है ना। यहाँ हमारा उदाहरण नंबर 14 समाप्त होता है। अब हम बेस थ्योरम या फिर बेस प्रमेय क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 13.5 पर दी हुई है। ठीक है, मान लीजिए कि दो थैले 1 और 2 दिए गए हैं, है ना। ये हमसे क्या करें हम, कि मान लीजिए दो थैले हैं, है ना। थैले तो पता है आपको। तो हमारे पास दो थैले हैं, 1 और 2, है ना। थैले एक में 2 सफेद और 3 लाल गेंदे हैं। हमारे पास दो थैले हैं, है ना, थैला 1 और थैला 2। पहले वाले थैले में 2 सफेद गेंदे और 3 लाल गेंदे हैं, है ना। पहले थैले में पूरी 5 गेंदे हैं, जिसमें से 2 सफेद है और 3 लाल है। और थैले दूसरे में, है ना, और जो दूसरा थैला है उसमें क्या है, 4 सफेद और 5 लाल गेंद है। देखो पहले थैले में टोटल पूरी 5 गेंद हैं, जिसमें से 2 सफेद और 3 लाल है। और दूसरे थैले में पूरी 9 गेंदे हैं, जिसमें से 4 सफेद और 5 लाल है ना। किसी एक थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है ना। किसी एक थैले में से हम एक गेंद रैंडमली या फिर यादृच्छा निकाल लेते हैं। हम किसी एक थैले को चुनने की प्रायिकता 1/2 ज्ञात कर सकते हैं, है ना। मान लो हमने कोई एक गेंद किसी भी थैले से निकाल ली, है ना। तो हमें ये पता करना है कि हमने किस थैले से निकाली, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो ही थैले हैं, तो उसका प्रतिदर्श क्या होगा, 1 और 2। उसका प्रतिदर्श कितना हुआ, 2, है ना। और हमें निकालना एक थैले से, उसकी प्रायिकता, है ना, कितनी आएगी, 1/2 हो जाएगी उसकी प्रायिकता, है ना। तो किसी एक थैले को चुनने की प्रायिकता 1/2 ज्ञात कर सकते हैं। या किसी विशेष थैले, मान ले थैला 1, या फिर क्या कर सकते हैं, किसी विशेष थैले, है ना, किसी विशेष थैले, जैसे हमें थैला 1 है, इसमें से किसी विशेष रंग की, है ना, मान ले सफेद गेंद को निकालने की प्रायिकता भी ज्ञात कर सकते हैं, किससे, बेस थ्योरम से। देखो
हम अगर हम देखें, देखो अगर हमारे पास दो थैले हैं, है ना, हमें पता है कि पहले वाले थैले में 2 सफेद और 3 लाल गेंदें हैं, और दूसरे वाले थैले में भी पूरी 9, मतलब 4 सफेद और 5 लाल गेंदें हैं। अब हमें ये पता करना है कि किसी, देखो हम ये तो पता कर सकते हैं कि किसी एक थैले में से एक गेंद जब हम यादृच्छा निकालेंगे तो उस हमने कौन सा थैला चुना, इसकी प्रायिकता 1/2 होगी, क्योंकि हमारे पास दो थैले हैं। लेकिन बेस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी विशेष थैले में से, है ना, कि मान लो हमें पहले वाले थैले में से किसी विशेष रंग की गेंद निकालनी है ना, मान लो हमें पहले वाले, जो पहला वाला थैला है उसी में से सफेद रंग की गेंद निकालनी है ना, इसकी प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं किससे, बेस थ्योरम या फिर बेस प्रमेय से। ठीक है, इसलिए हम बेस थ्योरम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अन्य शब्दों में हम किसी विशेष रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें यहाँ यह दिया गया हो कि गेंद कौन से थैले से निकाली गई, है ना। अन्य शब्दों में क्या, हम किसी विशेष रंग की गेंद, है ना, किसी विशेष रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं अगर यदि हमें यह पता हो क्या कि गेंद कौन से थैले से निकाली गई है ना। हम क्या पता कर सकते हैं कि विशेष रंग की गेंद की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि जो गेंद है वह किस थैले से निकाली गई है ना। और दूसरा, लेकिन लेकिन क्या हम यह ज्ञात, है ना, लेकिन क्या हम इस बात की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं कि गेंद किसी विशेष थैले, है ना, गेंद क्या है, किसी विशेष थैले, मान ले थैले 2, है ना, किसी विशेष थैले से निकाली गई है यदि हम निकाली गई गेंद का रंग पता है ना। क्या हम ये निकाल सकते हैं कि हमें निकाली गई जो गेंद है उसका रंग पता है, लेकिन वह किस थैले से, है ना, कि थैला नंबर 1 या फिर थैला या फिर दूसरे थैले से, क्या हम इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। यहाँ हम थैले 2 के चुनने की प्रतिलोम, है ना, प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि इसके बाद होने वाली घटना का हमें ज्ञान है ना। या हमें क्या, थैला 2 के चुनने की प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि इसके बाद होने वाली घटना का हमें ज्ञान है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया ना अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध घटित, है ना, प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन बेज ने प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करने की समस्या का समाधान सप्रतिबंध प्रायिकता के उपयोग द्वारा किया है ना। प्रसिद्ध गणितज्ञ है ना, जॉन बेस, जिनने प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करने की समस्या, है ना, जो प्रतिलोम प्रायिकता है वह ज्ञात करने की समस्या का समाधान किससे दिया था, सप्रतिबंध प्रायिकता के उपयोग द्वारा दिया था, है ना। उनके द्वारा बनाया गया सूत्र वेस्ट प्रमेय के नाम से जाना जाता है, जो उनकी मृत्युपरांत 1763 में प्रकाशित हुआ था, है ना। जो प्रसिद्ध गणितज्ञ जॉन बेस थे, है ना, उन्हें प्रतिलोम प्रायिकता ज्ञात करने की समस्या का समाधान किससे दिया था, सप्रतिबंध प्रायिकता के उपयोग द्वारा दिया था, है ना। और उनके द्वारा है ना, उनके द्वारा बनाया गया सूत्र वेस्ट प्रमेय के नाम से जाना जाता है ना, बेस प्रमेय या फिर बेस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, जो उनकी मृत्यु उपरांत, है ना, जो उनकी मृत्यु के बाद 1763 में पब्लिश या फिर प्रकाशित हुआ था, है ना। देखो अगर आपको बेस थ्योरम इससे समझ नहीं आ रहा है ना, अभी हम जब उदाहरण करेंगे इससे रिलेटेड, मतलब इसके जो हम उदाहरण करेंगे, है ना, कुछ प्रश्न करेंगे इससे, तो आपको और अच्छे से बेस थ्योरम समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि मैथ जो है, गणित जो है, वह तभी अच्छे से समझ आती है जब हम उससे जुड़े कुछ सवाल या फिर प्रश्न करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक प्रतिदर्श समिष्ट का विभाजन, है ना, जिसे हम पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस बोलते हैं, है ना। क्या, एक प्रतिदर्श समिष्ट का विभाजन, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, जो कि आपकी पुस्तक में 13.5.1 में दिया हुआ है। तो एक बार इस भाग के बाद जब हम ये पढ़ लेंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद एक बार आप पुस्तक से ये सब जो हमने अभी पढ़ा है ना, बेस थ्योरम उदाहरण नंबर 14, और ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक प्रतिदर्श समिष्ट का विभाजन, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, तो ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो मानते हैं घटनाओं E1 E2 से लेके EN के समिष्ट को प्रतिदर्श समिष्ट S के विभाजन को निरूपित करता है। ये क्या कह रहा है, जो घटना है E1 E2, जैसे हम कोई घटना लेते हैं, मान लो ई घटना हो गई, है ना, तो ये क्या कह रहे हैं, मान लो सारी घटना, है ना, E1 से लेके EN तक, E1 E2 E3 E4 E5 E6 से लेके N तक, है ना, E1 से लेके N के जो समुच्च है ना, इन सबको मिला लें तो घटनाओं E1 E2 से लेके EN के समुच्च को प्रतिदर्श समिष्ट S के विभाजन को
निरूपित करता है ना। करेक्ट, जो सारी घटनाएं हैं है ना, इसके समिश्र को प्रतिदर्श समष्ट एस के विभाजन को निरूपित करता है। यदि क्या, इसकी तीन कंडीशन है ना, इसकी तीन है शर्तें हैं क्या। ए शर्त क्या है, ई आई इंटरसेक्शन ई जी फाई होना चाहिए। ई आई इंटरसेक्शन ई जे मतलब, देखो ई आई मतलब यहाँ पे आई क्या दर्शा रहा है, कोई भी संख्या एक से लेके एन तक, और ऐसे ही जे क्या, जे भी क्या है, एक संख्या है एक से लेके एन तक, है ना। लेकिन जब हम ई आई इंटरसेक्शन ई जे निकालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आई और जे बराबर है ना, ये हमें नहीं होने देना। या फिर मान लीजिए ई वन इंटरसेक्शन ई टू है, या फिर ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री है, या फिर ई थ्री इंटरसेक्शन ई टू है, लेकिन टू और थ्री है ना, जैसे हम अलग अलग कर रहे हैं कि आई को टू ले लिया तो जे को तीन ले लेंगे, है ना, मतलब आई को दो ले लिए तो जे को तीन लेंगे, जे को तीन ले लिया तो आई को चार लेंगे, ऐसे। लेकिन आई और जे बराबर नहीं होना चाहिए। तो शर्त क्या है, ई आई इंटरसेक्शन ई जी क्या होना चाहिए, फाइव होना चाहिए, जहाँ पे आई और जे बराबर नहीं है, और आई और जे क्या है, संख्या है एक से लेके एन तक, है ना, कैसी, एक दो तीन ऐसे ऐसे करके एन तक, है ना, एक दो तीन चार पांच ऐसे ऐसे करके एन तक, जहां तक हमें निकालनी है ना। तो पहली शर्त क्या है, ई आई इंटरसेक्शन ई जे क्या है, फाइव है, जिसमें आई और जे बराबर नहीं, और आई और जे क्या है, एक से लेके एन तक की संख्या है ना। और शर्त दूसरी क्या है, ई वन यूनियन ई टू यूनियन डैश 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 यूनियन ई एन एस है। देखो ये क्या कह रहा है, ये जो घटना है अलग अलग है, लेकिन हम इन जब घटनाओं को साथ में जोड़ देंगे, है ना, तो क्या बनेगा, हमारा प्रतिदर्श एस बनेगा ना। पहला क्या, कि इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों घटनाओं के मतलब ये जो घटनाएं हैं इनके बीच में कुछ भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, है ना, मतलब ई आई इंटरसेक्शन ई जे फाइव होना चाहिए, है ना, और आई और जी के बराबर नहीं होना चाहिए, और आई जे संख्या है एक से लेके एन तक, है ना। और शर्त दूसरी क्या थी, ई वन यूनियन ई टू, मतलब ये जितनी भी घटनाएं हैं इन सब का हम यूनियन करेंगे, है ना, इन सब का जब हम योग करेंगे, यूनियन करेंगे, तो भाई क्या आएगा, प्रतिदर्श, है ना, प्रतिदर्श एस के बराबर आएगा, है ना। तो ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री यूनियन ई फोर ऐसे ऐसे डैश 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 यूनियन ई एन, है जहां तक हमें निकालना है, तो है ना। तो ई वन यूनियन ई टू यूनियन डैश 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 यूनियन ई एन क्या होगा, एस के बराबर, है ना, प्रतिदर्श एस के बराबर होगा। तथा अब शर्त तीसरी क्या है, कि ई आई की प्रायिकता शून्य से अधिक होगी, है ना, मतलब कि ये जो जितने भी घटनाएं दिख रही हैं ई वन ई टू ई थ्री, इनमें से आप कोई भी घटना उठाओगे, है ना, किसी भी घटना की अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो वह शून्य से ज्यादा ही आएगी, है ना। और यहाँ पे आई क्या है, एक से लेके एन तक, है ना, मतलब ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स से लेके ई एन तक, जहां तक हमें निकालना है, हम कोई भी घटना अगर लेंगे और उसकी प्रायिकता निकालेंगे तो वह नॉन जीरो, मतलब शून्य से अधिक ही आनी चाहिए। ठीक है, तो शर्त क्या थी, ई आई इंटरसेक्शन ई जे फाइव होना चाहिए, और ये जितनी भी घटना है इनका यूनियन प्रतिदर्श एस के बराबर आना चाहिए, और किसी भी घटना की हम जब प्रायिकता निकालें तो वह शून्य से ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, ये था घटना ई वन ई टू से लेके ई एन के समझ को प्रतिदर्श समष्ट एस के विभाजन को निरूपित करता है, यदि ये तीन शर्तें हैं वह पूरी हो रही। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ा उदाहरण नंबर 14, उसके बाद हमने बेस प्रमेय, जिसे हम बेस थ्योरम बोलते हैं, है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 13.5 में है, हमने उस पर दृष्टि डाली। उसके बाद एक प्रतिदर्श समष्ट का विभाजन, जिसे हम पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस बोलते हैं, इस पे हमने चर्चा की, और ये आपकी पुस्तक में 13.5.1 में दी हुई है। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, है ना, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, ये बाकी है, इसे पूरा करेंगे। और उसके बाद हम संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, है ना, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी या फिर संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 13.5 में 5.2 में दी हुई है, इस पे चर्चा करेंगे, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।